हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बात है सन 1800 के आसपास की। आज से तकरीबन 250 साल पहले भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के कच्छ ज़िले में समंदर के किनारे पर एक छोटा सा टाउन है, मगर वो भारत के सबसे अमीर टाउन्स में से एक है, जिसके अंदर हर रोज़ लाखों का कारोबार होता है और उसी वजह से उस टाउन का नाम पड़ता है लखपत। आज मैं आया हूँ उसी जगह पर, मगर इस टाइम ये बिल्कुल वीरान उजड़ा हुआ एक इलाका है। 200 साल पहले एक कुदरत का कहर यहाँ बरपता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा इतना समृद्ध कस्बा जो है रातों रात बर्बाद हो जाता है। बर्बादी की कहानी और उस वक्त क्या होता था, उससे पहले क्यों था ये इतना अमीर कस्बा, वही जानेंगे आज और इस टाउन को देखेंगे। आज के समय लखपत गुजरात के भुज शहर से पश्चिम दिशा में 135 किलोमीटर दूर समंदर किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव रह गया है। और ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लखपत का जो किला 1801 से 1810 के बीच में तैयार हुआ था, उसका ये एक गेट है भुज नाका। इस वक्त इस कंडीशन में पूरा का पूरा जो ये फोर्ट है और ज़्यादातर लखपत का जो इलाका है, ये फोर्ट बनवाया गया था क्योंकि उस टाइम इतनी अमीरी थी यहाँ पे। आसपास सिंध साइड के कुछ अमीर थे जिन्होंने यहाँ अटैक करने की कोशिश की, बहुत धमकियाँ मिलती थी यहाँ पर जो व्यापारी लोग रहते थे उनको। इसलिए ये किला चारों तरफ 7 किलोमीटर की दीवार है, ये बनवाया गया था। लखपत 18वीं सदी के अंत तक इतना अमीर कैसे था, उसकी 2 वजह आती है जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली वजह है कि ये समंदर के किनारे इंडिया का सबसे वेस्टर्न इलाका है और एक पोर्ट हुआ करता था, जहाँ से बहुत सारा व्यापार चलता था समुद्री रास्तों से। क्योंकि यहाँ से समंदर के रास्ते जो अपना इस तरफ के पश्चिमी साइड के देश हैं, यहाँ से आप यूएई वाला एरिया लगा लो या फिर जो ईस्टर्न अफ्रीका है वो वाला इलाका जो है वो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल था। यहाँ से व्यापार चलता था सबसे ज़्यादा लक्कड़ का, कपड़े का और घी का। तो उस वजह से, उस व्यापार की वजह से ये एक मेन पोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यापारी लोग भी रहते थे। दूसरी वजह ये थी कि जो सिंध नदी है, जो कि तिब्बत से निकल के लद्दाख होते हुए फिर आज के टाइम जो पाकिस्तान का एरिया, वहाँ से होते हुए यहाँ लखपत आती थी और यहाँ से थोड़ा आगे जाके समुंदर में मिलती थी। तो उस नदी की वजह से ना लखपत के जो आसपास का एरिया है, दोनों तरफ नदी के बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, खूब सारा चावल होता था उसमें। तो उसका भी व्यापार चलता था यहाँ पे। यहाँ से एक्सपोर्ट होता था काफ़ी सारा चावल। सन 1819 के आसपास, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही भयानक भूकंप आता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो एक यहाँ के लिए हादसा होता है वो होता है कि जो सिंध नदी है उसका जो आखिर का यहाँ का जो रास्ता है वो बदल के ना थोड़ा सा पश्चिम की तरफ खिसक जाता है। उस वजह से ना तो ये पोर्ट रहता है वहाँ से आगे, और ना यहाँ पर जो चावल की खेती होती है वो होती है। तो धीरे धीरे उसके बाद के अगले कुछ सालों के अंदर यहाँ के जो ज़्यादातर व्यापारी और बाकी जो लोग हैं, ये जो टाउन है इसको छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। इसके अलावा जब हम लखपत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी अपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यात्रा के दौरान लखपत में रुके थे, जब वो यहाँ से मक्का की तरफ गए थे। यहाँ से, जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम पे काफ़ी सारी समुद्री जहाज़ चलते थे जो यूएई और फिर अफ्रीकन देशों की तरफ जाते थे। तो जहाँ पर जिस घर में गुरु नानक देव जी रुके थे, आज वहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार।
तो लखपत को देखने की शुरुआत हम गुरुद्वारा साहब से ही करेंगे। ये है जी गुरुद्वारा, और इतना शांत, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ का। सुबह उठते ही इतने सारे पंछी, इंक्लूडिंग मोर। यहाँ चारों तरफ उनकी चहचहाट सुनाई देती है। गुरुद्वारा साहब के प्रांगण के अंदर ही बड़ा खूबसूरत बगीचा है, छोटा सा हरा भरा, जहाँ पे दिन भर काफ़ी सारे पंछी चहचहाते रहते हैं। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है तकरीबन 200 साल पुराना गुरुद्वारा साहब। यहाँ गुरुद्वारा साहब में ही ये बाबा जी हैं जो यहाँ देखभाल करते हैं। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? की नाम अपना जी? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਕੱਛ ਦੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰੀ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ बनवारी। वाह जी, बहुत सोना। तो जब हम गुरुद्वारा साहब के बारे में इन हिस्ट्री लखपत की पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अपनी चौथी उदासी के दौरान 16th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी यहाँ से मक्का की यात्रा पर गए थे, और जिस घर में वो रुके थे उसी घर को गुरुद्वारा साहब के उसमें रूप दे दिया गया बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर। जो इस घर के अंदर जो लोग रहते थे, उनके जो वंशज थे उस टाइम पे, उन्होंने तो ये घर, ये जो अब गुरुद्वारा साहब में तब्दील हो चुका है, जो देखिए आप, सदियों पुराना है। और उस टाइम की जो कारीगरी, ब्यूटीफुल। ये समझो उस टाइम बरामदा होता था घर का। और आर्किटेक्चर देखो उस ज़माने का। यहाँ जो कच्छ का जो ये इलाका है, या लखपत जो टाउन था, कितना सुंदर साफ सुथरे तरीके से पूरे उसको वो बनाते थे। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 1506-13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਤਾ ਬੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੋਰਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ।
उस समय गुरु नानक देव जी इस जगह ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਛੋ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਝੂਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਝੂਲਾ ਪਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਝੂਲਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਗਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੜਾਵਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਰਾਗਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 2004 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕਰੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ लंगर भी चलता है 24 घंटे, जो भी दूरों आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो भी हमने देखा ये है सबसे पुराना जो गुरुद्वारा साहब का एक बिल्डिंग है, और इसके साथ में बगल में और भी ठीक ठाक खुली जगह है। इस तरफ अपना रसोई है, लंगर पानी होता है। पीछे एक बिल्डिंग और है जो भी 4-5 साल पहले ही भाजी बता रहे थे कि बनाई है। गुरुद्वारा साहब देख लिया है, अभी जितनी हमको जानकारी थी कुछ एक उसमें इजाफा किया भाजी ने। और अब चलते हैं जो बाकी लखपत का जो गांव है और पुराने टाइम के यहाँ पे अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं उनकी तरफ, और देखते हैं इस टाइम लखपत का क्या हाल है। लखपत अभी एक गांव ही रह गया है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, पूरा दिन है अपने पास, तो इसको पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे। जो भी ये किला है इसका बचा हुआ हिस्सा है, समुद्र का किनारा है, और उस ज़माने का जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा वो सब। यहाँ एक थोड़ा सा चौक जैसा आया है और इस पर काफ़ी पुराना ये चबूतरा बना हुआ है, लिखा हुआ भी है चबूतरों। ये गली अंदर गांव की तरफ जाती है, और यहाँ भी एक टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे एक हेयर कटिंग की दुकान चला रहे हैं कोई भाई। ये नया स्ट्रक्चर है, इस तरफ आई थिंक चलना चाहिए हमें। समुंदर और किले की दीवार है, उधर सामने समुंदर के किनारे वाला जो हिस्सा है किले की दीवार का वो है, और
यहाँ एक मंदिर है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। इसका मतलब इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समाज के लोग रहते हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये है किले की समुद्री किनारे साइड की दीवार। और इस तरफ एक दरवाज़ा भी बना हुआ है। सबसे पहले तो वही देखते हैं, उसके बाद दीवार के ऊपर भी जाने का शायद रास्ता है। ये क्या है? भूतेश्वर नाको। ओके, तो ये भी एक तरीके का नाका है। मतलब उस तरफ था भुज नाका, एक ये है। 3 या 4 नाके होते थे। नाके का मतलब है कि उस टाइम पे जो व्यापारी, ट्रेडर्स या ट्रैवलर्स लोग आते थे लखपत के अंदर, तो उनका क्या होता था कि ये जो दरवाजे हैं यहाँ पे टोल टैक्स, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं, वो लगता था। तो इस तरफ कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट, इधर रेगिस्तान का इलाका था, या फिर इस तरफ से रेगिस्तान की तरफ जाया जाता था। एंड यहाँ से तो 3 या 4 दरवाजे हैं इस फोर्ट के, जहाँ पे बाहर से कोई भी टूरिस्ट या ट्रेडर्स लोग आते थे, वो गेट पे उनका एक टैक्स लगता था। उसके बाद वो लखपत जो टाउन है उसके अंदर उनकी एंट्री होती थी। गेट है वो यहाँ रह जाता है, और गेट के दोनों तरफ एक यहाँ देखिए आप और एक यहाँ देखिए, इनको बोलते हैं वॉच टावर। वॉच टावर का मतलब होता है कि इनके ऊपर सैनिक मौजूद रहते थे जो निगरानी रखते थे यहाँ से बाहर की तरफ। बाहर की तरफ हम आए हैं तो इस तरफ है पूरा का पूरा समुद्री इलाका। यहाँ इस तरफ अभी पानी नहीं है, पर उस टाइम पे समंदर हुआ करता था। और क्या है कि अभी हम इमेजिनेशन से काम चलाएंगे कि इस तरफ से पश्चिम दिशा से समुद्री जहाज़ आते थे और जाते थे, और यहाँ किले के बाहर जो पोर्ट का एरिया है आगे तक फैला हुआ, यहाँ पे समुद्री जहाज़ रुकते थे और फिर उनसे सामान उतार के इधर अंदर की तरफ जाता था, और अंदर साइड से बाहर की तरफ उन जहाज़ों में लद के और फिर दूसरे देशों में जाता था। किले की दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए जहाँ जहाँ पर भी वॉच टावर है वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। उस टाइम जो ऊपर निगरानी रखते थे सैनिक लोग, उनके चढ़ने उतरने के लिए। यहाँ से हम पहुँच गए बिल्कुल ऊपर इसके दीवार के। ओके, तो एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। ये एरिया जो है ये पहरेदारी के लिए होता था। ये जो सुराख देख रहे हैं इनके अंदर आई थिंक कुछ तोपें वगैरह भी लगी होंगी शायद, ताकि अगर बाहर से कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो, कुछ आक्रमण वगैरह, तो उनको समुद्र के अंदर ही जहाज़ों के ऊपर गोले बरसाए जा सके। ओके, इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं। वाह, अब हम बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे हैं दीवार के। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, वो जगह जो आप देख रहे हैं वहाँ पे है गुरुद्वारा, और जो गेट देख रहे हैं वो है भुज नाका। मतलब भुज की तरफ से आते हैं तो उस गेट से एंट्री होती है। उसके बाद ये दीवारें से बनी हुई है, और यहाँ से ये फिर ये वो जगह है जहाँ भी हम गए थे, जो गेट है। तो यहाँ से फिर इस तरफ ये पूरा का पूरा खाली समंदर का इलाका, और फिर इस तरफ है। तो पूरे के पूरे जो टाउन है इसके चारों तरफ ये 4 दीवारी बनाई गई है। अभी हम नीचे उतरने की बजाय इस दीवार के ऊपर चलेंगे। एक उस तरफ भी वॉच टावर है, गेट भी हो सकता है वहाँ पर, फिर आगे भी है, फिर उधर से शायद अंदर गांव की तरफ कोई ना कोई रास्ता होगा, नहीं भी होगा पगडंडी से भी पैदल निकल जाएंगे देखते देखते।
ये इस तरफ के कोने का वॉच टावर। ओके, ये उससे थोड़ा ठीक कंडीशन में है क्योंकि उसका तो आधा हिस्सा था। इसका यहाँ से एंट्री का जो गेट है वो भी अभी तक बचा हुआ है। ओके, जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ तोपें वगैरह लगी होती थी इनके अंदर, तो इस वॉच टावर के अंदर ये कुछ ज़माने की जो तोप का आगे का मुहाना है वो इसके अंदर से निकलता था बाहर। यहाँ से आगे इस तरफ ये दीवार अब टूटी हुई है और नीचे भी काफ़ी जंगली सा इलाका है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने की, यहाँ से उतर के अब चलते हैं इस तरफ। यहाँ एक मकबरा है। पीर गौस मोहम्मद उस टाइम पे एक सूफ़ी संत थे यहाँ के, तो ये उनका वो मकबरा है। यहाँ इसके बगल में ही अब मेरे ख्याल में गांव का एरिया शुरू होता है। ये वाली गली अंदर जानी चाहिए और गांव से होते हुए गांव में भी कुछ और है। एक कस्टम मार्केट होती थी, मार्केट या बिल्डिंग, जहाँ पे उस टाइम पे बाहर से आने वाले जो व्यापारी थे उनसे कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। ये है लखपत गांव, जो आज की सिचुएशन है इसकी। कुछ एक घर है, ज़्यादातर लोग थोड़ी बहुत आसपास खेती बाड़ी, पशुपालन और फिशिंग, मछली पकड़ना समंदर में, उस पे इनका जीवन यापन चलता है। ये दूध की डेयरी है, यहाँ की डेयरी है ना, ये दूध की डेयरी। अच्छा अच्छा, सुबह शाम खुलती है ना। ओके, इस तरफ हमको 1 2 3 छोटे छोटे मंदिर हैं, चलो वो भी देखते हैं चल के। गांव के अंदर जो नए मकान हैं उनके साथ साथ कुछ पुराने उस टाइम के भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। और ये जो सामने इसको देख के लग रहा है ये भी काफ़ी पुराने मकानों में से एक है, क्योंकि ये दरवाजे के दोनों तरफ जो ये आप कारीगरी देख रहे हैं ये सेम टू सेम वैसी है जैसे अपना गुरुद्वारा साहब में थी। और इसके तो देखो दरवाजे के ऊपर पीपल भी लग गया है तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि ये कितनी पुरानी है। बीच बीच में ये कुछ एक दीवारें भी इस हालत में भी मौजूद हैं जो पुराने लखपत की याद दिलाती हैं। कुछ एक घर हैं जो सदियों से वैसे ही खड़े हैं। एक और जर्जर हालत में बिल्डिंग। यहाँ गांव में कई ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो अभी पूरी खंडर हो चुकी हैं और इनके अंदर ना कोई रहता है, ना इनका कोई रिवाइवल का कोई स्कोप है। यहाँ पे भुज वाली साइड दीवार के पास में जागेश्वर मंदिर है। ओह माय गॉड, ये मुझे लगता है कि सबसे पुराना मंदिर है यहाँ गांव के अंदर। श्री जागेश्वर महादेव, खूबसूरत। इसकी बाहरी दीवारों से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 100 साल से तो आराम से पुराना है ये। और उस समय देखो कितना सुंदर तरीके से बनाते थे एक मंदिर को। सबसे पीछे मेरे ख्याल वो मेन जहाँ मूर्ति रखी जाती है अंदर, गर्भगृह जिसको बोलते हैं मंदिर का, वो हिस्सा है। और उसके बाद फिर ये अंदर
गेट के बाहर 2 द्वारपालों के छोटे छोटे स्टेच्यूज। दरवाजे के अंदर घंटी है। ये नंदी जी बैठे हैं। यहाँ पे एक तरफ है श्री गणेश जी और दूसरी तरफ है बजरंगबली। और बीच में अपने महादेव। मंदिर देख के अब हम चल रहे हैं यहीं किले की दीवार के आसपास ही किसी गली में। और ये गली बहुत पुरानी है क्योंकि यहाँ से अंदाज़ा लगाओ आप, उस टाइम ये मेरे ख्याल कोई एक मेन स्ट्रीट हुआ करती थी। और इधर जो बिल्डिंग है ये चौराहा जैसा आया है, जहाँ पर यहाँ पर भी अबेंडेंड है, इस तरफ भी और इस तरफ। ये मेरे ख्याल में एक मार्केट प्लेस हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ बोर्ड पे लिखा है कस्टम हाउस। ओके, ये है जो कस्टम ऑफिस होता था। तो ये चौराहा, इसके एक कोने पर सामने कस्टम ऑफिस। और ये जो गली जा रही है, ये थोड़ी दूर जाने के बाद अपना जो भुज वाला नाका है ना, भुज साइड जाने का जो गेट है किले का, वो वहाँ जाके निकलेगी है। तो इसके दोनों तरफ जो मकान है वो उसी टाइम के हैं। तो ये शायद उस टाइम कोई दुकानें, स्टोर्स हुआ करते थे व्यापारियों के। पर इस टाइम खाली खंडर। ये दुनिया का रिवाज है, बंदा आता है बंदा जाता है, धरती यहीं रहती है। ये ईंट पत्थर मकान सब कुछ ये इधर ही रहता है। तो बंदा मुसाफिर है। ये सारा का सारा जो धरती है सराय है एक तरीके से। इस मकान की अंदर से तो हालत आप समझ ही सकते हैं। जो बचे खुचे दीवार और दरवाजे हैं, वहाँ पे कुदरत ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ इसकी हालत देख के मुझे पता है क्या महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जब मनुष्य का अंत होगा ना धरती से, तब उसके जाने के बाद इस तरीके का मंजर शायद देखने को मिलेगा। कुछ मकान खंडर हैं, कुछ एक जिनमें ताला लगा हुआ है। इन सब को देख के ऐसा लगता है जैसे लखपत के अंदर ताला लगा के ऊपर वाले ने जो चाबियां हैं वो समंदर में फेंक दी और उसके बाद से समय इस पूरे शहर को खा गया। कस्टम हाउस के पास ही ये एक बिल्डिंग है, इसके सामने लिखा है अकबानी महल। और अकबानी महल बताते हैं, यहाँ एक बोर्ड भी लगा है कि अकबानी फैमिली जो है यहाँ की सबसे एक प्रेस्टीजियस ट्रेडिंग फैमिलीज़ में से एक थी। काफ़ी ज़्यादा वो अमीर थे और वो जाने जाते थे ज़रूरतमंद लोगों को। कुदरती जो कहर बरपता था, चाहे सूखा हो या साइक्लोन वगैरह समुद्र किनारे पे आता था, तो उनको शेल्टर देते थे, अपने घर में रखते थे। अकबानी परिवार जो है वो मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता था, सिंध की। और इट इज़ सेड प्लेस्ड गोल्ड कॉइन्स इन द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग टू इंडिकेट देयर वेल्थ। इतने अमीर थे कि जो अपने महल की जो नींव है उसके अंदर सोने के सिक्के डालते थे वो।
इसके अंदर अब हम ये तो कोशिश नहीं करेंगे कि नीचे सोने के सिक्के हमको मिले और अंदर जा भी नहीं सकते। बताते हैं कि ये पूरा जो महल है, इसका जो कंपाउंड है, इसके अंदर दर्जनों कमरे थे, खूब सारी खिड़कियां थी और लोग रहते भी थे, रुकते भी थे, आते जाते व्यापारी लोग जो थे। पर इस वक्त जो सोने की नींवों पे खड़ा हुआ मकान भी अगर इस हालत में है तो हम किस बात का गम करें या घमंड करें ये हकीकत है। तो ये था लखपतियों का शहर, या फिर राव लाखा जी की नगरी। राव लाखा एक राजपूत राजा थे इस इलाके के, वो 13वीं शताब्दी के आसपास। कुछ लोग ये भी मानते कि उनके नाम पे ये रखा गया था, पर कई सारी फैक्टर सारे के सारे लाख पे जाते हैं। रोज़ लाख का कारोबार, हर साल तकरीबन 8 लाख जो उस टाइम पे यहाँ की करेंसी थी वो रेवेन्यू आता था यहाँ पे चावल की खेती से। पर इस वक्त आप देख ही चुके हैं कि क्या कंडीशन में है। पूरा चक्कर लग गया है, तकरीबन लगे हैं 2-3 घंटे तो लग गए हैं। अब चलते हैं वापस। पहुंच गए हैं हम। सामने ये जो है ये दरवाज़ा आ गया है, वही भुज नाका। तो यहाँ से अब वापस अपना गुरुद्वारा में चलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ पे रहने खाने के लिए एकमात्र जगह है गुरुद्वारा, जहाँ पे आपको रहने के लिए ठिकाना मिलेगा, रूम मिलेगा और अपना दोनों टाइम खाना भी लंगर चलता है। आना कभी अगर समय लगे आपको, पुराने ऐतिहासिक और इस तरीके की अबेंडेंड जगहों के अंदर दिलचस्पी है तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलते हैं फिर, यहाँ से मिलेंगे आगे के सफ़र पे।